हेलो गाइस, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलिजन। कोलिजन के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज मीन बाय कोलिजन? कोलिजन यानी जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं व्हेन वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन क्या होता है कि कोलिजन मीन्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी एंड ड्यूरिंग द मोशन ड्यूरिंग द मोशन दे कम इनटू द फिजिकल कांटेक्ट एंड देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज कोलिजन। ये जो कोलिजन का फेनोमेना है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन द स्टैंडर्ड 9। ठीक है, तो कोलिजन के स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? कोलिजन के 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होती है, सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी, सॉरी इस वाले ऑब्जेक्ट को 1 ऑब्जेक्ट कह देते हैं क्योंकि बाद में हम वही यूज करने वाले हैं। सो ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी इनिशियली वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी इनिशियली u2 है। ठीक है ना, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर u1 ग्रेटर देन u2 नहीं होगा, ठीक है ना, u1 ग्रेटर देन u2 नहीं होगा तो वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे, यानी कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द कोलिजन कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ठीक है तो अब ये है, तो ये अपनी अपनी वेलोसिटी से जा रहा था, ये अपनी अपनी वेलोसिटी से जा रहा था। ये जो स्टेज है इसे कहा जाता है बिफोर कोलिजन। ठीक है ना, बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन वाली स्टेज। दूसरी स्टेज होती है जब वो दोनों एक्चुअली एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन स्टेज कहा जाता है उसको। सो ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन ये वाली जो स्टेज होती है ना, इस वाली स्टेज का टाइमिंग बहुत कम होता है, डेल्टा टी बहुत ही कम होता है। इसलिए ड्यूरिंग दिस टाइमिंग जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस पिक्चर में आ जाते हैं, ग्रेविटी पिक्चर में आ सकता है, फ्रिक्शन पिक्चर में आ सकता है, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शंस पिक्चर में आ सकते हैं। तो ये वाले जो फोर्सेस होते हैं ना, इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं बिकॉज ये जो डेल्टा टी ये छोटा सा, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस पिक्चर में ही नहीं आते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल, सॉरी नॉर्मल फोर्स इज नॉट एक्सटर्नल फोर्स। सो फ्रिक्शन या फिर ग्रेविटेशन, ये वाले जो फोर्सेस हैं ये पिक्चर में आते हैं, लेकिन हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं बिकॉज वो बहुत थोड़ी देर के लिए पिक्चर में होते हैं। सो वी डोंट कंसीडर देम ड्यूरिंग द कोलिजन। ड्यूरिंग द कोलिजन दोनों मे बी सेपरेट हो जाते हैं, मे बी एक साथ हो जाते हैं, वॉट, लेकिन दोनों की वेलोसिटी फॉर श्योर चेंज हो जाती है। सो इसकी वेलोसिटी सपोज v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो ये वाली जो स्टेज होती है इसे कहा जाता है आफ्टर कोलिजन स्टेज। इसको कहा जाता है आफ्टर कोलिजन वाली स्टेज। ठीक है, अब ये आफ्टर कोलिजन वाली स्टेज हो गई, यानी इनिशियली वो दोनों एक दूसरे से दूर थे, उसके बाद बहुत थोड़े से टाइम के लिए दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए और कोलिजन हुआ। ठीक है ना, थोड़ा सा देर पे कांटेक्ट में आ गए, यानी थोड़ा देर उनमें एनर्जी एक्सचेंज हुआ। शायद उसके बाद वो कांटेक्ट में रहे या फिर सेपरेट हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए, बहुत डेल्टा टी के लिए वहां पे एनर्जी एक्सचेंज हुआ। ठीक है ना, और उसके बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई फॉर श्योर। ठीक है, अब कोलिजन होने के लिए दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होना, एटलीस्ट दोनों में से एक ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब इनिशियली जो सिस्टम जो होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो फाइनली जो सिस्टम होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और ड्यूरिंग द कोलिजन डजंट मैटर, अभी के लिए इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो द थिंग इज कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में से टोटल मिला के मूवमेंट है। यानी ये जो इनिशियल सिस्टम है, ये जो इनिशियल सिस्टम है, इस इनिशियल सिस्टम में समझो ठीक से, ये जो इनिशियल सिस्टम है इसमें मोमेंटम है। ठीक है ना, इसमें मोमेंटम है। फाइनल सिस्टम जो होती है, फाइनल सिस्टम में भी मोमेंटम होगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेज। मोमेंटम होगा बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। और अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई भी एक्ट नहीं हो रहा है तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज गोइंग टू बी फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब मुझे यह बताना है कि ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कोलिजन के वक्त या फिर जो कुछ भी कोलिजन का टोटल टाइम पीरियड आप कंसीडर कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड द होल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है ना, द होल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड ऑलवेज। यानी इनिशियली यहां पे m1 u1 है प्लस m2 u2 है, तो ये आपके टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, तो ये जो है ये आफ्टर मोमेंटम है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है, ये बिफोर कोलिजन मोमेंटम। तो ये तो कंजर्व होता ही होता है, ये तो फॉर श्योर कंजर्व होता है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो है,
kinetic energy may be conserved, may not be conserved. Depending upon the kinetic energy conservation, there are two types of collisions. Depending upon the kinetic energy conservation, there are two types of collisions. एक जो collision होता है उस collision को कहा जाता है जिसमें kinetic energy is conserved, जिसमें kinetic energy conserve होती है. So kinetic energy conserve होती है, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है. और दूसरा जो कोलिजन का टाइप होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व. काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो कंजर्व होती है, तो उस कोलिजन को कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना. काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. इसे कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन. जो जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है उसे कहा जाता है इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना. इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है. सो इनइलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है, इनइलास्टिक कोलिजन में initial kinetic energy initial kinetic energy of the system is not equal to final kinetic energy of the system, ठीक है. inelastic collision में एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहां पे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहां पे जो दो बॉडीज कोलाइड हो रही हैं, वो दोनों बॉडीज क्या करती हैं, वो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे कोलाइड होती है लेकिन एक दूसरे से स्टिक हो जाती है. गेट स्टिक टुगेदर, ठीक है ना. गेट स्टिक टुगेदर, ठीक है ना. ये जो स्टिक टुगेदर वाली बॉडीज होती हैं, इस टाइप के कोलिजन को कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है, ठीक है ना. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है इसको. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी जो दो बॉडीज एक दूसरे पे कोलाइड हो रही हैं, वो दोनों बॉडीज बाद में एक दूसरे के साथ स्टक अप हो जाती हैं. दे डू नॉट मूव, ठीक है ना. शायद वो वहीं पे रुक जाए या फिर मूव होना शुरू हो जाए विद द सेम वेलोसिटी, तो इसे कहा जाता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. टू बी प्रिसाइज, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी कौन सा वाला कोलिजन होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी ऐसा वाला कोलिजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि इसमें दो बॉडीज जो होती हैं, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड होती है और वहीं पे रुक जाती है. तो वहां पे टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है. टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होती है और फाइनल काइनेटिक जो होती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही हो जाती है. सो ये जो होता है इसे क्या कहा जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना. लेकिन अगर वो दोनों साथ में मूव होना शुरू हो जाती है तो दैट आल्सो फॉल्स अंडर द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है. अब इन द 9th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव सीन, लेकिन आज और एक बार भी देखेंगे बाद में, ठीक है ना, कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना. सॉरी, इज इक्वल टू 1 होता है. ये क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये देखेंगे. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना, रेस्टिट्यूशन. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1 होता है इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो होता है, विच इज नॉट परफेक्टली इनइलास्टिक. तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि 0 इज लेस देन इज लेस देन 1, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है 0 से 1 के बीच में मूव होते रहता है. लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0, याद रखना. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0. और दो टाइप होते हैं कोलिजन्स के. एक होता है 1D कोलिजन, एक होता है 2D कोलिजन, ठीक है ना. कोलिजन के दो टाइप्स होते हैं. कोलिजन के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है 1D कोलिजन और एक होता है 2D कोलिजन. 1D कोलिजन जो है उसको और एक नाम दिया जाता है, दैट इज हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना. हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है. हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है. और 2D जो होता है उसको कहा जाता है ऑब्लिक कोलिजन. OBLIQUE ऑब्लिक कोलिजन कहा जाता है, ठीक है. ये ऑब्लिक कोलिजन होता है. सो हेड ऑन कोलिजन एंड ऑब्लिक कोलिजन, ऐसे दो टाइप्स होते हैं. क्या फर्क होता है दोनों में कि अगर दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं,
ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2 जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन दे स्टार्टेड मूविंग अलोंग द सेम लाइन, ठीक है ना, दे स्टार्टेड मूविंग अलोंग द सेम लाइन एट विच दे वर ऑलरेडी ट्रैवलिंग। यानी उसके बाद ये अगर इनिशियली इसका वेलोसिटी u1 पकड़ लो, इसका वेलोसिटी u2 पकड़ लो, तो कोलिजन होने के बाद भी ये दोनों सेम लाइन पे मूव हो रहे हैं, ये v1 एंड ये v2, ठीक है ना, ये v1 एंड ये v2। तो इसको कहा जाता है हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D कोलिजन। यानी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज आर मूविंग ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन पे दोनों बॉडीज मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, ऑब्लिक कोलिजन स्लाइटली डिफरेंट। ऑब्लिक कोलिजन यानी ये ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर एग्जैक्टली उस लाइन पे ये नहीं करता है, ठीक है, अगर ऐसे उसको अगर वो कोलाइड होता है यहाँ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, लाइक यू प्ले इन कैरम। कैरम में आप क्या करते हो कि एग्जैक्टली एक, ठीक है ना, दो, एक स्ट्राइकर होता है आपका और एक छोटी सी वहाँ पे जो भी जिसको भी आप मार रहे हो, ठीक है ना, वो वाली जो उसको अगर हम स्ट्राइकर या फिर गोल्फ नहीं, सॉरी, बिलियर्ड्स में भी देखते हो आप लोग कि अगर वहाँ पे जो भी बॉल होता है उस बॉल को अगर मैं मारता हूँ तो क्या होता है, मैं उसको यहाँ पे मारता हूँ। अगर यहाँ पे मारूंगा मैं तो ये वाला बॉल जो है वो इस तरफ चला जाएगा और ये वाला जो बॉल है वो इस तरफ चला जाएगा। सो ये वाला जो कोलिजन होता है इसको कहा जाता है ऑब्लिक कोलिजन या फिर 2D कोलिजन कहा जाता है। यानी बिफोर कोलिजन अगर वो जिस भी लाइन में होंगे, आफ्टर कोलिजन दे चेंज द लाइन ऑफ पाथ, ठीक है ना, दे चेंज द लाइन ऑफ पाथ। यानी ये अगर 1 पकड़ लूँ, ये अगर 2 पकड़ लूँ, तो ये 1 इस तरफ जाना शुरू हो जाता है एंड ये 2 वाला जो है वो इस तरफ जाना शुरू हो जाता है आफ्टर कोलिजन। यानी ये u1 u2 है तो ये v1 v2 बन जाता है, ठीक है ना। ऑब्लिक कोलिजन बिल्कुल आसान है, ये ऑब्लिक कोलिजन भी। ऑब्लिक कोलिजन में भी हम यही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं हम लोग ऑब्लिक कोलिजन में भी? ऑब्लिक कोलिजन में भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है और हम उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। 1D कोलिजन हो या फिर 2D कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है तो हम उसी धागे को पकड़ के आगे जाते हैं, ठीक है। तो समझ लो। चलो सबसे पहले बात करेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, ठीक है ना। हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात करते हैं। यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट 1 है जिसका मास m1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसका ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसका मास m2 है। ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्टली कोलाइड हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, वो दोनों एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलिजन में है। तो आफ्टर कोलिजन वो दोनों सेम लाइन को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे ये m1 है, यहाँ पे ये m2 है, लेकिन दोनों का क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। तो आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v1 पकड़ लो, आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी v2 पकड़ लो। लेकिन मुझे पता है कि कोलिजन में क्या होता है, कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m1 u1 प्लस m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1, ठीक है ना, v1 को इधर ले लिया, इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो इसको, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है ना। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला हम लोगों ने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाला। अब मुझे पता है कि इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, 1/2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2
m2 v2 ठीक है, ये दोनों फाइनल इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगेन यहाँ पे भी वही किया, m1 का एक साथ कर दिया, m2 का एक साथ कर दिया, सो 1/2 m1 ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 3 ले लो, ये वाला इक्वेशन 4 ले लो। ठीक है ना, तो अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है ना, सो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। ठीक है ना, तो m1 कट जाएगा, यहाँ पे m2 कट जाएगा, तो वो नहीं लिखूंगा मैं। ठीक है, सो 1/2 दोनों साइड से कट जाएंगे। ठीक है ना, LHS और RHS से कट जाएंगे, तो सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। ठीक है, अब मुझे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये इक्वेशन यहाँ पे रखता हूँ, तो u1 प्लस u2 एंड u1 माइनस u2 मिल जाएगा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो कट जाएंगे, तो क्या रहेगा मेरे पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि u1 माइनस u2 यानी वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, APPROACH, यानी कितनी वेलोसिटी से u1 ने u2 को कोलाइड हुआ। सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड v2 माइनस v1 इज v2 माइनस v1 ना, सो v2 माइनस v1 इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहा जाता है इसको। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बिकॉज समझ लो ठीक से, बिकॉज ये दोनों रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों बेसिकली आपको कोलिजन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताते हैं। द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन divided by relative velocity of approach, relative velocity of approach। इस रेशियो को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो अब यहां पे इमीडिएटली मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती है, सबसे पहले अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर होगा तो यहां पे मुझे क्या मिल जाता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 मिल जाता है मुझे। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू 1 मिल जाता है, E इज इक्वल टू 1 मिल जाता है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या हो जाता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0 बन जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है या फिर दोनों की मिला के वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो इसलिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 0 बन जाता है। तो E इज इक्वल टू 0 बन जाता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। एंड सिर्फ इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है,
ठीक है ना, सिर्फ इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में दोनों चिपक जाते हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो v2 इज इक्वल टू v1 बन जाता है, v2 इज इक्वल टू v1 बन जाता है, तो v1 माइनस v2 जीरो बन जाता है, दोनों चिपक गए एक दूसरे के साथ, सो v2 माइनस v1 जीरो बन जाता है, तो इसलिए e इज इक्वल टू जीरो बन जाता है पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और तीसरा, इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नॉन जीरो वैल्यू ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज नॉन जीरो वैल्यू ऑफ e, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ e बन जाता है एंड e रिमेन्स बिटवीन 0 to 1 के बीच में रह जाता है, ठीक है, 0 to 1 के बीच में रह जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिजन हेड ऑन कोलिजन के बारे में बात की। और एक थोड़ा सा ट्राई करके देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो ऊपर इक्वेशन नंबर 5 आया था, आई विल जस्ट लेट यू नो, एक सेकेंड, हाँ, इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करो, ये इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करो, ये इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर करो। तो ये 5 वाला जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं कुछ थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो मुझे पता है एज पर द इक्वेशन 5 v2 इज इक्वल टू, देखो ठीक से, v2 इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, ठीक है, u1 माइनस u2 प्लस v1। अब ये जो v2 की वैल्यू है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, सो पुट इट इन इक्वेशन 1। अभी इसको सॉल्व नहीं करूंगा लेकिन डायरेक्टली बता देता हूं आपको, तो आपको v1 की वैल्यू मिल जाती है, सो v1 इज इक्वल टू आपको मिलता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये मिलता है इनटू u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2, ये मिलता है आपको v1 की वैल्यू मिलती है, यानी इंडिपेंडेंटली v1 की वैल्यू मिल जाती है। अगर आपको इनिशियल कंडीशंस पता है एक पर्टिकुलर सिस्टम की, यानी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल वेलोसिटी पता है, उनके मासेस पता है, तो आप आफ्टर हेड ऑन कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन अगर है तो v1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको पता चल सकता है। वैसे v2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग फ्रॉम द सेम इक्वेशन। v2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, ये आपको v1 की वैल्यू मिल जाती है। तो यानी अगर मुझे इनिशियल पैरामीटर्स पता है दो ऑब्जेक्ट्स के, तो आफ्टर कोलिजन वाले पैरामीटर्स मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, दैट्स इजी फॉर मी, ठीक है, ये बहुत इजी बन जाता है। तो अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, बहुत इजी केसेस हैं। लेट्स डू वन थिंग, मैं आपको केसेस बता देता हूँ, यू ट्राई टू फाइंड आउट उनका फाइनल आंसर क्या मिलेगा। मुझे v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, सो फाइंड v1 एंड v2 इफ, मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, अगर नहीं आता है तो यू कैन आस्क। पहला, अगर दोनों मासेस सेम है, यानी इफ m1 इज इक्वल टू m2 है तो क्या होगा, ठीक है, तो v1 और v2 की वैल्यूज क्या आएंगी। दूसरा, ठीक है ना, अगर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2 होगा तो क्या होगा, ठीक है। एंड तीसरा ट्राई करके देखते हैं कि अगर m1 वेरी मच स्मॉलर देन m2 होगा तो क्या होगा। तो इन तीनों केसेस के लिए ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको v1 और v2 की वैल्यू क्या मिलती है। आपको छोटी सी हिंट दे देता हूं, एकदम छोटी छोटी हिंट दे देता हूं कि आप अगर m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2 कह रहे हो, ठीक है ना, आप अगर m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2 कह रहे हो तो m2 की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 0 पकड़ सकते हो, और m1 इज वेरी मच लेस देन m2 कह रहे हो तो आप m1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 पकड़ सकते हो। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट पार्ट है कोलिजन का। सेकंड पार्ट में विल गो फॉर ऑब्लिक कोलिजन एंड बाकी कोलिजन के लिए बात करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, छोटा पार्ट है ऑफ द कोलिजन। थैंक यू।